हेलो फ्रेंड्स, कैसा है सब लोग। तो दोस्तों, आज हम जो है सी टेट का अगली प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इसमें हम जो है 30 बाई 30 की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यू भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो है यहाँ पे इसमें एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट रखा है, इसमें एमसीक्यू हैं और थ्योरी हमने पहले कवर कर ली है। बाकी जो थ्योरी बची है उसको हम क्वेश्चंस के साथ में ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो वो आपको इस चैनल टारगेट शिक्षक जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण समानता है। देखिए, पियाजे और जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किसके प्रति दिया था? बच्चों के प्रति। और बच्चों के प्रति किस तरीके का सिद्धांत दिया था कि बच्चे जो हैं वो स्वयं किसी खोज तरीके से सीखते हैं। स्वयं अगर कोई कार्य में लग जाए, स्वयं खुद एक बच्चा एक्टिव रह करके सीखने की कोशिश करता है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ये बात कही है। ठीक है। तो बच्चों में स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दियर ओन लर्निंग, मतलब कि जब बच्चे खुद सीखने में सक्षम हो जाते हैं, खुद एक्टिव रहते हैं, तो ही बच्चा सीख पाता है और तभी उनका जो है शिक्षा से जुड़ाव हो पाता है। किसी भी जो चीज़ है, थ्योरी हो या फिर कोई भी सीखने की चीज़ हो, लर्निंग हो, उससे जो है बच्चा सीखने में सहायक होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका नहीं होती, जबकि पियाजे ने जो है संस्कृति की भूमिका बताई वाइगोत्स्की ने जो है संस्कृति की भूमिका कही है, पियाजे ने संस्कृति की भूमिका नहीं की है। दोनों की बातें अलग अलग हो जाएंगी। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनकी चिंतन दोनों ही अलग अलग है। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का भाषा विकसित होती है, उसके बाद विचार आते हैं बच्चे के। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि बच्चा समाज में रहता है और समाज में रहता है तो उसके पहले थिंकिंग की क्रिया होती है, विचार आते हैं और उसके बाद वो बच्चा भाषा सीखता। तो दोनों में कोई संबंध नहीं, समानता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रकृति पर ध्यान देना, तो दोनों ने ही जो है चरण पियाजे ने बताए हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने ऐसा कोई चरण नहीं बताए, बल्कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा समाज में रहते हुए सीखता है। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कथन और कारण है। तो कथन में क्या कहा गया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षार्थी है ना, उनके बीच में जो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो जो भिन्नता होती है, बच्चे जैसे अलग अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय भाषा से अलग अलग होती है उनकी, तो जो पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, उनकी जो जो भी विभिन्नता है, उनको सम्मान देना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये कथन यहाँ पे सही कह रहा है कि जो बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, चाहे उनकी भाषा हिंदी हो, चाहे उनकी मातृभाषा कैसी भी हो, तो उन अलग अलग व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, उन बच्चों को जो यहाँ पर सम्मान देना चाहिए। तो कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कारण पढ़ते हैं हम। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो यहाँ पे ये कारण गलत हो जाएगा। जबकि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे सहपाठी बनाते हैं और जब सहपाठी बनाते हैं तो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बहस करते हैं किसी चीज़ पर, तो वो बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से सीखते हैं। सहयोग की भावना बढ़ती है उनमें, एक दूसरे के प्रति कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा तो तू इसको बता दे। तो एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे समूह कार्य करते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है और बातचीत से बच्चा जो है एक दूसरे की संस्कृति को भी पहचानने लगता है। तो इस कार्य से बचना नहीं है, बल्कि जो है सहयोग और समूह कार्य और बातचीत को तो बढ़ावा देना है।
तो यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, जो कि पहले ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज, बट आर इज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो है एक बच्चा जो है कि कल्चरली रिस्पॉन्स करे, मतलब कि उसके संस्कृत जो बच्चों के सांस्कृतिक पक्ष हैं उनको आसानी से सीख सके। तो पहला है सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित और मानकीकृत। तो जहाँ भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड दिखे, मानकीकृत दिखे, उसको गलत कर देना है। स्टैंडर्डाइज अर्थात जो मानकीकृत शब्द है वो बच्चों के लिए नेगेटिव होता है, वो किसी भी चीज़ को सिखाने में सहायक नहीं होता। इंटेंशियल सुविचारित मतलब कि बच्चे जो हैं एक दूसरे से अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना सीखें। जब अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना सीखेंगे तो वे एक दूसरे के सांस्कृतिक पक्षों को सीखेंगे कि उनकी सांस्कृतिक पक्ष क्या है, उनके जो सांस्कृतिक धर्म क्या है, तो उन सबको बच्चे यहाँ पर अच्छे से सीखेंगे। कब सीखेंगे? जब उनके अच्छा सुविचारित मतलब कि उनका अच्छा आदान प्रदान होगा, बातचीतें अच्छी होंगी। तो ये सही है यहाँ पर। अनुकूलित का मतलब कि बच्चे जो हैं परिस्थितियाँ हैं बच्चे के सामने भी, जब बच्चा स्कूल में जाता है चाहे कहीं भी हो तो उसके सामने भी परिस्थिति आती है, नए नए बच्चे मिलते हैं, उनको नए नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे अनुकूलन बैठाना पड़ेगा उनके साथ में भी। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड मतलब विभेदित का मतलब कि सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से अलग अलग क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको एक दूसरे बच्चों को सम्मान देना चाहिए कि ये नया है, आज पहले दिन क्लास में आया है तो इसको सम्मान देना चाहिए, आज इसको हम नया सहपाठी बनाते हैं। तो यहाँ पे सुविचारित भी सही है, अनुकूलित भी सही है और विभेदित भी सही है। और 1 2 3 जो सही है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए बच्चे किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे और वयस्क में क्या अंतर है, तो वो पूछा है यहाँ पे। तो बच्चों की जो सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन हम पहले ऑप्शन से देखते हैं कि बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो जहाँ गुणात्मक मतलब कि क्वालिटेटिव से, तो क्वालिटेटिव रूप से भिन्न होती है, और दूसरी है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होती है मात्रात्मक रूप से। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जहाँ भी क्वांटिटेटिव मात्रा की बात आ जाए तो, और जो बच्चों की सोच और वयस्क की सोच की बात आए तो बच्चे और वयस्क दोनों को बराबर रखना में सोचने के हिसाब से जैसे कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों मात्रा के हिसाब से। तो बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच दोनों मात्रात्मक रूप से भिन्न होती हैं, लेकिन जो गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिव रूप से भिन्न होती हैं। कैसे होती हैं? क्वालिटेटिव रूप से भिन्न होती हैं। क्यों होती है क्वालिटेटिव रूप से? क्योंकि बच्चे और वयस्क जो होते हैं वो सोच तो समझ बराबर रखते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ ए, ठीक है, और एक पॉइंट मैं बना देता हूँ बी, और हमारे पास में ये दो रास्ते हैं। ये रास्ता है जो कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कि इस रास्ते में आपको जो है खतरों से गुजरना पड़ेगा, जबकि जो दूसरा रास्ता है ये लंबा है लेकिन अच्छा रास्ता है। अब हम पूछते हैं बच्चों से और बड़े से। देखिए बच्चा, हमें पहुंचना कहाँ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो हमने पहले बच्चे से पूछा कि बेटा हमें यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ पे जाना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए हमें इन दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता से जाना चाहिए। तो बच्चा बोलेगा कि आप ये रास्ते से चले जाओ सीधा,
क्यों बच्चे ने ऐसा क्यों बोला, जबकि हमें इस रास्ते से खतरों से जाना है। वहीं हम किसी वयस्क व्यक्ति से पूछेंगे कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो हम उससे कहेंगे कि ये भी रास्ता है जाता है और ये रास्ता भी जाता है, लेकिन जो ये वाला रास्ता है ये लंबा है लेकिन ये अच्छा है, और ये शॉर्ट रास्ता जो है इसमें खतरे आएंगे, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, पथरीला रास्ता है। तो बच्चे ने सिर्फ एक रास्ता बताया जबकि वयस्क ने दोनों बताए। पहुंचना हमें बी पॉइंट में, तो वयस्क की और बच्चे की जो सोच है वो मात्रात्मक रूप से समान है। हमने कहा बच्चा भी हमें बी पॉइंट पे पहुंचा रहा है और वयस्क व्यक्ति भी हमें बी पॉइंट पे पहुंचा रहा है, लेकिन वयस्क व्यक्ति ने क्या बता दिया कि ये रास्ता अच्छा है। तो यहाँ पे वयस्क व्यक्ति क्या होगी, गुणात्मक रूप से भिन्न है, उसकी जो सोचने की क्षमता है दोनों की बराबर है, मात्रा बराबर है, लेकिन गुणात्मक रूप से, क्योंकि वयस्क व्यक्ति ने एक अच्छा रास्ता भी साथ में बताया जबकि पहुंचाया दोनों ने हमें बी पॉइंट पे। तो इस तरीके से गुणात्मक रूप से मतलब कि बढ़ा हुआ वर्जन के हिसाब से एक गुणा के रूप में जो है वयस्क व्यक्ति की सोच भिन्न होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। देखिए, आप जो है बच्चों के छात्रों के अंदर मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जब आप मेटा कॉग्निटिव स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कौन सी रणनीति है जो कि उनके चिंतन सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को नोट्स नहीं देने बल्कि उन्हें सिखाना है। नोट्स से कोई चीज़ नहीं सिखानी, बच्चों को जो सिखानी वो स्कूल में ही सिखानी, विद्यालय में। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, तो गृह कार्य को तो असाइनिंग होमवर्क को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, मतलब कि बच्चे ने कोई फीडबैक लिया, जैसे कि अभी मैं आपको सीटेट का ये टॉपिक पढ़ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आपने कमेंट करके फीडबैक लेना चाह रहे हैं, तो आपने जो जितनी फीडबैक लेगा मैं उसके हिसाब से आपको अंक दूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फीडबैक देना भी जरूरी है। छात्र को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, मतलब कि इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर ओवन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। बच्चे को प्रोत्साहित करना है, जब बच्चा सीख रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना है। जैसे बच्चा 2 का पहाड़ा सीख गया तो बच्चे को प्रोत्साहित करके इन्हें कहना, बेटा आप 2 के पहाड़ा सीख गए आज, आप कल फिर कोशिश करना, आप 3 का कल सीख जाओगे। तो बच्चे का क्या हुआ, हौसला बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि यार मैंने आज इतना कर लिया, कल भी कर पाऊंगा। तो आपसे भी कह रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब तक आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, हर ऑप्शन को डिटेल से पढ़िए, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आप ये मत सोचिए कि 30x30 की सीरीज है, इसमें पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 30 क्वेश्चन तो बनाए हुए, लेकिन हर ऑप्शन को अगर सॉल्व करते जाएंगे तो करीब 100 क्वेश्चन के करीब आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए, वाइगोत्स्की साहब ने बताया कि भाषा और विचार के बात में क्या संबंध है। वाइगोत्स्की ने बताया था कि भाषा और विचार के बीच में एक जटिल संबंध होता है, और जब बच्चा जो समाज में रहता है तो पहले बच्चा विचारों को सीखता है और उसके बाद में बच्चे की भाषा आ जाती है। वाइगोत्स्की साहब ने ऐसा कहा है। तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भाषा सीखते हैं तो हम थिंकिंग कर पाते हैं, लेकिन यह वाइगोत्स्की ने कहा है कि जब पहला थिंकिंग करेंगे उसके बाद ही हम भाषा सीखेंगे। तो मतलब कि भाषा और विचार का कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की साहब ने एक कनेक्शन बताया है, जीन पियाजे ने भी बताया है कनेक्शन, संबंध, लेकिन यहाँ पे हमसे वाइगोत्स्की की पूछा है। तो भाषा और विचार
विकास की जटिल विनिमय क्रियाएं, बिल्कुल सही बात है। जब भाषा और विचार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंध बने, इंटर रिलेटेड प्रोसेस में है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, भाषा विचार को आकार नहीं देती, भाषा विचार जो है भाषा को आकार देता है, ऐसा नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही। तो देखिए, मैंने जो पिछला प्रैक्टिस सेट डाला था, CTET CDP प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से है, जिसमें करीब 5-6 दिन पहले की वीडियो, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आपने वहाँ पर किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आराम से टिक मार सही करोगे। देखिए, यहाँ पे गौर करने वाले, ध्यान देने वाली बात है कि छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत करना है पर्यावरण में। जब पर्यावरण में हम वर्गीकृत करेंगे, एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो हमें कौन सी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब कि प्रकृति वाली बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम प्रकृति में, पर्यावरण में उन बातों को वर्गीकृत कर रहे हैं। क्योंकि शारीरिक गतिक समय बॉडी काइनेस्थेटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि भाषा की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्गीकृत करना है एनवायरनमेंट में उनको। इंटरपर्सनल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकानदार नेता की तरह नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। अब छात्रों के लिए कक्षा में कौन सी प्रतिक्रिया सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावी है वो देखते हैं। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। देखिए, दोनों ही बातें ज़रूरत होती हैं, क्योंकि बच्चा क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है, दोनों ही हमें प्रभावी बताती कक्षा में। तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि बच्चा क्या नहीं कर सकता, तो हम जो बच्चा कर सकेगा अगर हम उसी को ही देंगे, जैसे कि बच्चे ने 2 का पहाड़ा याद कर लिया, अब हमें 3 का पहाड़ा सिखाना है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि बच्चा तो सिर्फ 2 तक ही जानता है, तो मुझसे सिर्फ 2 का ही पहाड़ा बुलवा लेते हैं। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमें तो उसे आगे सिखाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत। अगर हम बच्चे को सीधा परीक्षा के लिए सिखाते रहेंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। ठीक है, छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करना, बच्चों को लेबलिंग करना, तुलना तो किसी चीज़ की नहीं करनी है बच्चों की। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये सीखने की गतिविधि के दौरान और बाद भी होता है। तो प्रतिक्रिया का प्रभावी समय क्या होता है कि जब बच्चा सीख रहा है, और बच्चा अगर गलत सीख रहा है तो भी हम उसे फीडबैक देते हैं, उसको फीडबैक देते हैं ड्यूरिंग, कब? जब उसका सीख रहा है और सीखने के बाद भी। अगर बच्चे ने सीख लिया, जैसे कि 2 का पहाड़ा सीख रहा था बच्चा, अगर आप अभी इसी तरीके से जैसे CTET की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई गलत क्वेश्चन टिक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें हम तुरंत फीडबैक देंगे, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। लेकिन आपने प्रैक्टिस सेट के, आपने जब कर रहे हो उसके दौरान भी अगर आपने गलती की तो भी हम आपको फीडबैक दे देंगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद में फीडबैक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में तो फिर हम फीडबैक नहीं दे पाएंगे, फिर तो गवर्नमेंट ही जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वही फीडबैक देगी, फिर आपका CTET नहीं हो पाएगा क्लियर। तो ध्यान से देखने और ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, ऐसा भी नहीं सोचना है कि वीडियो लंबी है। जितनी वीडियो में बातें हैं उतनी ही बातें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं बताऊँगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें। अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जो हैं सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा संभावित कारण क्या है? तो लापरवाही, बिल्कुल नहीं। मातृभाषा का प्रभाव, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन है। हिंदी समझ में ना आना, सुनने में समस्या नहीं। जब आपकी मातृभाषा ही जैसी, जैसे बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ऐसे, जैसे कि बहुत से व्यक्ति अगर, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जैसे कि चूहा बोलते हैं, चूहा, और उस चूहे को जैसे कि मारवाड़ी में जाएंगे तो आप उसको ऊंदरा बोलते हैं।
तो क्या हुआ, ऊंद्रा बोलते हैं। तो अलग अलग मातृभाषा का प्रभाव होता है। तो कहीं सड़क को सड़क बोलते तो उसका मातृभाषा का प्रभाव होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास। देखिए, भावनाओं का संबंध जो होता है वो किससे होता है? भावनात्मक विकास से। व्यक्तित्व का व्यक्तित्व विकास से। और सामाजिक संबंध जो बनते हैं वो संज्ञान से, हमारी सोचने की क्षमता से बनते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास भी आता है। तो जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि हर एक का अलग अलग है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसके अंदर ही ये तीनों आते हैं। तीनों डेवलपमेंट आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। जब बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग करता है, टीचिंग करता है, जब इस तरीके का शिक्षण है तो बच्चा क्या करेगा? रोट लर्निंग? बिल्कुल नहीं, याद थोड़ी करेगा। रेसिपिटेटिव मतलब ये नहीं कि सीधा ही ग्रहण करेगा और फिर उसका कोई भी यूज नहीं करेगा कि डायरेक्ट जैसा बच्चे मैं आपको सिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपने वैसा ही सीख लिया, बस ठीक है, अब उसको कोई मतलब नहीं। ये तो एक तरीके की रूट लर्निंग होगी, मेमोराइज हो गया, ऐसा नहीं करना है। खोज आधारित डिस्कवरी, बिल्कुल सही बात है, डिस्कवरी करनी है, किसी चीज़ की हमें खोज करनी है। अब जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन टिक कर रहा हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ उसका मैं कारण आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से खोज आधारित अधिगम करना है। ठीक है, अर्थहीन नहीं, जब किसी चीज़ का अर्थ ही नहीं होगा तो हम उस चीज़ को ग्रहण ही करने से क्या फ़ायदा है, जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे खोज आधारित डिस्कवरी लर्निंग करनी है, डिस्कवरी अधिगम करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? कि ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं तो जिसमें जो है बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, बच्चे खोजबीन के आधारित अधिगम करके सीखते हैं और अर्थ की रचना भी बच्चे स्वयं ही करते हैं। ठीक है, कमज़ोर और सुरक्षा की जरूरत में गलत, मासूम और आश्रित गलत, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम तो गलत। जहाँ भी केवल वर्ड आए उस ऑप्शन को नेगेटिव मान के काट दिया करो, वो जब तक नेगेटिव ना पूछा जाए आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, जब बच्चे सिर्फ अपने ही ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे कि जितना उसके अंदर ज्ञान है उतना ही ज्ञान का उपयोग कर, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग मतलब कि जितना जैसे मैंने आपको आज्ञा दी कि मैं जो आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ वही करना, बाकी अदर क्वेश्चन मत पढ़ना, तो ऐसा थोड़ी आप और भी क्वेश्चन पढ़ोगे कहीं से, चाहे आप बुक से पढ़ो, तो जितना हो सके उतना आपको ज्ञान ग्रहण करना है, चाहे कहीं से भी मिले हमें। तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला बनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 13। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है संज्ञानात्मक सिद्धांत? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण का बल जो गतिविधि के परिणाम पर न होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। क्या क्या है कि जब हम पढ़ाई कराएं, बच्चे को सिखाएं, तो वो कैसा होना चाहिए वो शिक्षण कि बच्चा केवल परिणाम की ओर ध्यान दे। जैसे कि अभी बहुत से लोग करते हैं 10th और 12th की जब एग्ज़ाम देते हैं तो कहते हैं कि मेरी परसेंटेज अच्छी बननी चाहिए, जबकि वो क्या करते हैं सोचने पर ध्यान नहीं देते कि हमारी जो मेमोरी कितनी है, वो सिर्फ उस चीज़ को रट्टा मार के याद कर लेते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है और जो है उस चीज़ को परिणाम तक नहीं ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को मैंने कह दिया कि बेटा तुमको या तो एक चॉकलेट दे दी जाएगी कि आप इसको सीख लो, जैसे कि कोई भी हो, 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा कोई भी हो उसको सीख लो, तो वो क्या करेगा
कि आपको एक चॉकलेट दी जाएगी तो उससे सीख लेगा। और एक बच्चे को हमने कह दिया बेटा तुम्हारी कल पिटाई की जाएगी अगर तुमने ये चीज़ पढ़ के नहीं आए, तो बच्चा उसको दंड के माध्यम से भी सीख के आएगा। अब अगर आप इसे कह दी जाए सीटेट पास कर लोगे तो घर वाले कह देंगे तुमसे कि तुझे एक बाइक मिल जाएगी, सीटेट पास कर ले। तो आप क्या करोगे, आपको क्या मिला, पुरस्कार, और पुरस्कार के माध्यम से आपको अनुकूलित किया जा रहा है। जब तक आपको पुरस्कार दिए जाएंगे तब तक तो आप अच्छा व्यवहार कर लोगे, लेकिन जैसे ही आपको पुरस्कार मिलने बंद हो गए, आप एक दिन अंदर से टूट जाएंगे। आपकी मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर नहीं है। आपकी मोटिवेशन कहाँ है, बाह्य मोटिवेशन है आपके अंदर। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। अवधारणा को जटिल से सरल की ओर के क्रम में सिखाए जाने थे। जटिल से सरल के क्रम में नहीं, बल्कि सरल से जटिल के क्रम में सिखाना है। तो ये भी उल्टा क्रम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु व समूह को और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। मास्टरी गोल, मास्टरी गोल मतलब कि आपने जो 3 इडियट मूवी में देखी थी उसमें जो है रणछोड़ दास छाछड़, उसको जो है मास्टरी गोल था। मतलब कि उसको क्या था, मास्टरी गोल क्या था उसका, आराम से मतलब कि चीज़ों को सीखना था। उसका ये नहीं था कि जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई डिग्री ले और फ्री हो जाए, जबकि और उसके दोनों दोस्त थे वो डिग्री के लिए कर रहे थे। जबकि रणछोड़ दास छाछड़ जो था वो मास्टरी गोल कर रहा था कि जितना हो सके वो उस कॉलेज में सीख लिया जाए। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को थोड़ी दर्शाएगा। जब मास्टरी गोल है आपके तो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, तो ये भी गलत। दोनों ही ऑप्शन एक जैसे थे। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, तो स्थिर दृष्टिकोण से नहीं, स्थिर दृष्टिकोण से नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। जबकि कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टिकोण तो वृद्धिशील होना चाहिए, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। तो यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण और बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम मास्टरी गोल अपना खुद की जो है सीखने की इच्छा होगी, तो जब खुद की सीखने की इच्छा होगी तो हमें क्या होगा, आंतरिक मोटिवेशन आएगा। और आंतरिक मोटिवेशन आएगा तो हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा कि एक कदम बढ़ते ही जाएं हम उस कदम दर कदम। तो वृद्धिशील दृष्टिकोण होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब दबाव बढ़ेगा, किशोरावस्था आएगी आप में भी। तो अब इस वक्त जैसे कि कोई किशोर अवस्था में, तो आप में स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपरा, मतलब स्त्री है तो स्त्री की तरह व्यवहार करेगी, और पुरुष है तो पुरुष की तरह जो है बाहर के कार्य करेगा, वजनदार कार्य करने लग जाता है। दबाव बढ़ेगा उन कार्यों को करने का, तो ये बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। कारण क्या कह रहा है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। तो बिल्कुल सही बात है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं हैं वो जैविक रूप से ही निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कारण भी सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, कारण तो गलत है, क्योंकि जेंडर जो है वो कैसा है, एक सोशियल, जेंडर क्या है, एक सोशियल कंसेप्ट है। ठीक है, जबकि सेक्स जो है वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। सेक्स जो है वो कैसा है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है, जबकि सोशियल जो है, जेंडर जो है वो सोशियल कॉन्सेप्ट है, सामाजिक संरचना है, तो समाज से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कारण गलत,
तो ए सही, मतलब कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चाहे कैसी भी शिक्षा हो, इंक्लूसिव एजुकेशन है, चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, उन सब में जो है बच्चों को बहस के लिए, चर्चा के लिए और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कथन यहाँ पे सही है। कारण क्या है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ज्ञान उत्पादन क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में बाधा में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत है कथन, सॉरी कथन नहीं, कारण बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जब बच्चे एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे, एक दूसरे से जो बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो क्या रहेंगे, एक दूसरे बच्चे क्या हैं, एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया, बच्चों को निष्क्रिय बताया है, पैसे इनएक्टिव बताया है। तो बच्चे निष्क्रिय नहीं है, तो पहली बात तो बच्चे एक्टिव हैं। दूसरा, जब बच्चे सामूहिक गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, जब बच्चे सहयोग से, सामूहिक रूप से सहयोग करेंगे, तो उनमें क्या आएगा, अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं डालेगा वो, जबकि क्या बनेगा, अधिगम में सहायक बनेगा। तो कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कथन सही और कारण गलत है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए सही एंड आर इज फॉल्स, बट आर इज फॉल्स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने से बाधा डालता है? देखिए, बच्चा है जो है वो कैसा है, दृष्टिबाधित है, मतलब कि बच्चे को दिखाई नहीं देता। तो उस दिखाई नहीं देने वाले बच्चे को कौन कक्षा में जब वह बैठेगा तो कौन सी चीज़ उसे बाधा डालेगी पढ़ाई में, शिक्षा अधिगम करने में? ठीक है, तो पहली तो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, बिल्कुल सही बात है, ये बाधा नहीं डालेगा। तो ये तो यहाँ पे सही है, हमसे बाधा डालता है, नेगेटिव पूछा है। तो उभरी हुई रेखा चित्र होगी तो वो जब दिखाई नहीं, देख नहीं सकता, तो वो अपने अंगुलियों के हिसाब से, हाथ से जो है उन चीज़ों को पढ़ पाएगा। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके होंगे तो भी वो शिक्षा में उसके बाधा नहीं डालेगी, तो ये भी यहाँ पे सही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, बिल्कुल सही बात है। जब वो देख नहीं सकता तो या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसके माध्यम से जो वह लेक्चर है उसको जो है चला दिया गया है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, सुन सकता है, जिससे उसके अधिगम में बाधा नहीं आएगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, मतलब कि छपे हुए पाठ्य पुस्तक, जैसे कि अभी जो नोट्स आप पढ़ते हैं, जैसे कि आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो वो पढ़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके अधिगम में बाधा डालेगा, एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के अधिगम में बाधा डालेगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और नेगेटिव का भाई नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर, पेंसिल और परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहार के विस्तृत विवरण शामिल है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। और मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों की प्रदर्शन की तुलना करता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, तो ये तो क्या करता है कि जैसे कि अभी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये क्या करता है कि बच्चा जो है जब पढ़ रहा होता है, सेशन में पढ़ रहा होता है, तो उस सेशन के चल रहे सेशन के बीच में, मिड में जो है बच्चे से कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई इस पर प्रश्न पूछा, तो उस पर जो ली गई फीडबैक है उसको कहेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो अब और जो समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक मूल्यांकन जो है, ये क्या किया जाता है, जब जैसे कि आपकी चैप्टर के एंड में होने वाला मूल्यांकन, या फिर जो है जैसे कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है और जो आपकी ईयरली एग्जाम है, मतलब कि सत्र के बाद में होने वाले जो मूल्यांकन है सत्र के अंत में, उनको कहते हैं हम समेटिव असेसमेंट।
ठीक है, तो वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन मतलब कि विशिष्ट विषयों की महारत हासिल है। विशिष्ट विषयों की मतलब कि उसे सिर्फ कोई एक ही टॉपिक नहीं, सॉरी, एक ही विषय आती है, विशिष्ट विषय ही आती है, जबकि मानदंड संदर्भित में मानदंड नहीं करना क्राइटेरियन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या कहता है कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, लेकिन ये मूल्यांकन का ऑप्शन सही है, तुलना नहीं करनी है लेकिन बच्चों के अंदर, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीत में क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए, सुनीता के माता पिता भी संगीतज्ञ हैं और सुनीता को भी संगीतज्ञ बना रहे हैं, मतलब कि उसकी संगीत में रुचि बढ़ा रहे हैं, म्यूजिकल एबिलिटी रखती है सुनीता। तो जब ये पहचान है तो उसकी लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिकता और वातावरण, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन और पोषण और अनुशासन, तो यहाँ पे जब वो पिछली पीढ़ी भी यही कार्य कर रही संगीत का और आने वाली पीढ़ी मतलब कि सुनीता भी यही कार्य कर रही है, तो ये किसका लक्षण हो जाएगा, किसका उदाहरण है, तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का है, क्योंकि सुनीता की जो माता पिता हैं, जो पिछली पीढ़ी है, वो भी म्यूजिक में ज़्यादा रुचि रखती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोल्बर ने बच्चों को नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो बच्चे ने कौन सी तो लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखी थी, मोरलिटी, जो नैतिक दुविधा आई थी, मोरल डिलेमा, जो नैतिक दुविधा आती है, उसको रखा कि कौन सा कार्य बच्चा यदि अच्छा वाला कार्य करेगा या बुरा वाला कार्य करता है। तो जब नैतिक दुविधा रख के बच्चे, जो लोग कोलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन किया था बच्चों पर, ठीक है, तो खेल के दौरान नहीं, खेल के दौरान नहीं किया था नैतिक विकास का अध्ययन, प्रायोगिक विधि नहीं, मात्रात्मक शोध क्रिया विधि नहीं, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, तो ये कार्य किया था लॉरेंस कोलबर्ग ने, और तब जाकर के नैतिक विकास का अध्ययन किया था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन, कथन है स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्कूल को उस ढांचे के भीतर ही कार्य करना है, कि मतलब जो तैयार उत्पाद है, जो मतलब कि पहले से बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसी ज्ञान को दोबारा सिखाना है, बल्कि नया ज्ञान उसे नहीं देना है, ना ही उसे खोजबीन करने देनी है, ये बात ऐसे कह रही है। और परिणामों का आकलन करना है, और उसका परिणामों का आकलन करना ही कहीं वो ज़्यादा तो नहीं सीख गया। तैयार उत्पाद मतलब कि तैयार चीज़ उसे देनी है कि ये ले, तेरे पास ये चीज़ है, इसको रट्टा याद कर लो, तो ऐसा तो नहीं करना है हमें बच्चे के साथ में, ठीक है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है, बिल्कुल गलत है। सीक्वेंसली नहीं सीख पाते हम, क्योंकि सीक्वेंसली हर चीज़ को नहीं सिखाना है। हो सकता है सीक्वेंसली अगर हम किसी चीज़ को सिखाएं, क्रमिक रूप से सिखाएं, तो वो जटिल हो सकती है, लेकिन उसको एक इस तरीके से तोड़ तोड़ करके सिखाओ कि बच्चा जो है वो आसानी से सीख जाए, तो कारण भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों गलत है, बोथ ए आर एंड आर इज फॉल्स, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वैलीनता के संदर्भ में सही है। स्वैलीनता मतलब कि ऑटिज्म। अब ऑटिज्म में क्या होता है, देखिए ऑटिज्म का मतलब होता है एक डिसऑर्डर होता है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, तंत्रिकीय विकार होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है जैसे कि किसी एक ही वाक्य को बार बार दोहराता रहता है। जैसे कि अभी मैं आपसे कह दूं कि आप गधे हैं, तो बच्चा क्या बोलता है, उसी वर्ड को, वाक्य को, सेंटेंस को बार बार दोहराता रहता है, तो आप गधे हैं, आप गधे हैं, आप गधे हैं, आप गधे हैं, तो इस तरीके से वो उस बात को, उस सेंटेंस को रिपीटेड करता है। तो इसमें जो ऑटिज्म जो होता है, इसमें रिपीटेटेड बिहेवियर होता है बच्चे का, कि बार बार उस व्यवहार को रिपीट करना।
तो स्वैलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। वातावरणीय कारकों का नहीं, बल्कि जो उसके अंदर हेरिडिटी का जो डिसऑर्डर होता है तो उसके कारण होता है, वातावरण से नहीं होता, गलत हो जाएगा। स्वैलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति होता है बार बार हकलाता रहता है तो उसमें इलाज नहीं किया जा सकता। स्वैलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है नहीं, ये ऑटिज्म का संदर्भ में सही नहीं है। ऑटिज्म क्या कहता है, स्वैलीनता की एक डिसऑर्डर है ये, तो ये भी गलत है। स्वैलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति या कोई बच्चा है वो बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, कोई सेंटेंस को या किसी चीज़ को बार बार दोहराता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। मतलब कि बच्चों को द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। जैसे कि एक बच्चा है यहाँ पे और एक बच्चा है यहाँ पे, तो जो ये बच्चा है ये इस वाले को सिखाना चाहे कोई नई चीज़ तो कैसे सिखाएगा, उन्होंने जो खुद ने सीखा है तो किस तरीके से सिखाएगा। एक तो व्याख्यात्मक शिक्षण के द्वारा, बिल्कुल गलत बात है। व्याख्यान करेगा तो नहीं सीख पाएगा, ना ही अपने जो खुद ने सीखा है उसको बता पाएगा। पारस्परिक शिक्षण, तो पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रेसिप्रोकल टीचिंग से जो मतलब कि एक तरीके से सहपाठी वाला शिक्षण है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुबंधन अधिगम ने रट कर नहीं सीखना, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सामान्य विकास जो होता है उसके लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, देखिए पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक, उत्पत्ति मूलक कारक या फिर मानव जाति कारक। तो यहाँ पे जब बात की जाती है कि कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए कौन सी चीज़ उत्पाद है, लेकिन टाइम कैसा है, सेंसिटिव पीरियड है। जब समय कैसा है, संवेदनशील है। और जब समय संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए जो है हम किसी भी नई चीज़ को सामान्य विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि वातावरणीय कारक की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे एक डिसऑर्डर है और मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो पढ़ाई है, तो उसमें जा कर के आप देखना, सर्च कर लेना लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर चैनल पे जाके आप देख लेना वीडियो, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। मतलब कि उसमें कैसी बीमारी है, कौन सा डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब कि एक बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता। ठीक है, जैसे कि कुछ शब्द हैं एक जैसे कि एक धर्म है, एक कर्म है और एक शर्म है। तो बच्चा इन एक जैसे व्यक्तों में जो है शब्दों को पढ़ नहीं पाता, उनमें कंफ्यूज हो जाता है, पढ़ाई में दिक्कत है उसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, तो बच्चे में तो पठन वैकल्प है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा ऐसे शब्दों को नहीं पढ़ पाता। तो लंबे और जटिल गद्यांश देकर बच्चे को पढ़ना सिखाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जब बच्चे को अगर हम लंबे शब्द और जटिल गद्यांश देंगे तो वो पहले ही पढ़ना सीख जाता, तो ये गलत है। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, बिल्कुल गलत बात है, अनुकूलन नहीं करेंगे उसका इस तरीके से कि पढ़ाएं उसको। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को जैसे कि मैंने अभी जो वर्ड बताए थे, जैसे कि धर्म है, कर्म है और शर्म है, तो इन वर्ड को बच्चे को ध्वनि के माध्यम से बताना है कि बेटा इनमें इस तरीके का अंतर होता है। इसको बोलते हैं जैसे धर्म, इसको कर्म, इसको शर्म। तो बच्चा उस ध्वनि के माध्यम से उसको प्रशिक्षण को ग्रहण करेगा और सीख जाएगा शब्दों में अंतर करना और उनको पढ़ना सीख जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, उच्च एक ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करना, बिल्कुल गलत बात। जब इतने उच्च स्तर के ग्रेड के ग्रंथ उसको प्रदान करेंगे तो उससे छोटी चीज़ें नहीं पढ़ी जा रही तो वो ग्रंथों को क्या पढ़ेगा, तो
तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। मतलब कि एनालिटिकल थिंकिंग मतलब कि जिसका एक ही फिक्स आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हो कोई इस तरीके का। तो एक जैसे कि अभी मैंने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, अगर मैंने आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है तो आप सीधा आंसर देंगे नई दिल्ली। लेकिन अगर मैंने पूछा कि भारत की राजधानी को नई दिल्ली को ही क्यों बनाया गया, तो आपके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सुझाव होंगे। तो अब जब मैंने ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसका फिक्स आंसर नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा कि आखिर भारत की राजधानी नई दिल्ली को क्यों बनाया, और कोई सी जगह को भी तो बनाया जा सकता था। तो इस तरीके से भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग जो है 150 करोड़ के आसपास है, तो इसका फिक्स आंसर है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, तो जब भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण कौन कौन से, तो हम अलग अलग कारण बताएंगे। जैसे कि बहुत से व्यक्ति तो कहेंगे कि जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं रख रहा, बहुत से कहेंगे कि कोई कहेगा कि जैसे कि लिंगानुपात बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा है लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि होगी तो लड़कों को बढ़ावा दे रहे हैं, लड़कियों को कम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कोई कहेगा अलग अलग कारण होते हैं सबके। तो अलग अलग सुझाव जिसमें होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग समझने की, सोचने की क्षमता अलग अलग है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली फिक्स आंसर है, तो ये गलत है। भारत में कितने राज्य हैं, तो ये भी गलत, फिलहाल 41 हो चुके हैं, पहले 33 थे, फिर 50 हुए, अब 41 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं है, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब मैं जैसे कहूँ आपसे कोई भी सीटेट का, जैसे कि मैं भी आपको कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं उसका उदाहरण भी दे रहा हूँ और गैर उदाहरण भी बता रहा हूँ बच्चे का। जैसे कि बच्चे को हम किसी कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो या तो उसको पुरस्कार दो या फिर दंड दो। तो पुरस्कार तो हो गया उदाहरण, लेकिन दंड देंगे वो एक तरीके का गैर उदाहरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देना चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे से किसी चीज़ से निपटना है तो उसे विपरीत उदाहरण भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो बच्चा डरेगा। जैसे कि बच्चा कोई उधम करता है तो अगर हम बच्चे से सीधा कहें बेटा मान जाओ उधम मत करो, तो बच्चा नहीं मानता। लेकिन हम उससे कहें कि अगर तू उधम करेगा तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा दोबारा, तो बच्चे को क्या हुआ, विपरीत उदाहरण मिला कि अगर मैंने उधम करा तो पहले तो कुछ नहीं करा, लेकिन अब पिटाई होगी तो बच्चा क्या होगा, उधम करने से मना होगा, मान जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, तो यहाँ पे कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। शर्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है, पहला कथन क्या कथन है, वो बिल्कुल सही है। एशियाई संस्कृति ये कथन कहा गया है। कारण क्या कहता है कि भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। अब भावना, अब हम जैसे कि इमोशन लेके चलते हैं, हमारा जो इमोशन है वो सब्जेक्ट मतलब कि पढ़ने में रुचि नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, इमोशन हम बैठे हैं या कहीं पे हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो क्या कोई हमें पढ़ा सकेगा या फिर कोई हमें अधिगम करा पाएगा, कोई शिक्षा दे पाएंगे। मान लीजिए टीचर को गुस्सा आ रहा है तो टीचर गुस्से में नहीं पढ़ाता था, नॉर्मल व्यक्ति जो है वो ज़्यादा चीज़ें बता पाता है, तो सीखने में भूमिका निभाती है। तो आर गलत हो जाएगा कारण।
तो ए सही है लेकिन आर गलत है, कारण तो ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका आंसर या तो एक से ज़्यादा हो या फिर ऐसे जो उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, बिल्कुल गलत है, ऐसे उत्तर पूछना ही नहीं है। विद्यार्थी को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत है, बचना चाहिए, गलत है। तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। जब ज़्यादा निष्कर्ष होंगे, ज़्यादा व्याख्याएं होंगी और ज़्यादा अलग अलग सबके विचार आएंगे तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का विकसित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में क्या करना है? कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविध निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है, बिल्कुल सही बात है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, गलत है। एक ही समय में एक ही दर से हर बच्चे की सीखने की क्षमता ही अलग अलग है। समावेशी शिक्षा कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता, गलत है। जब समावेशी कक्षा है तो सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, तो लेकिन सबके सीखने की क्षमता अलग अलग है, लेकिन सीखते एक साथ तरीके से। तो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि वे, क्योंकि समझने की क्षमता सबकी अलग अलग है, तो सबको अलग अलग विभेदित निर्देश दिए जाएंगे जिससे कि बच्चा जो सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ सीख सकें। विभिन्नता को अगर हम दूर कर देंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता ही कहाँ रहेगी? जब सब बच्चों की विभिन्नता ही दूर हो जाएगी तो एक दूसरे के क्षेत्रीय भाषा को नहीं सीख पाएंगे, एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे से भावनाओं से नहीं जुड़ पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो 30x30 की सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं आपको इस चैनल पर डाल दूंगा। टारगेट शिक्षक को जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।